जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज के लेक्चर में हमने जीएस का मॉक टेस्ट लिए हैं जो कि आने वाले सभी एग्ज़ामों में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये लेक्चर अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, अगर उसमें जीएस पूछा जा रहा है तो फ्रेंड्स इसी टाइप के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है। इसको आप लोग सबसे पहले सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, कालिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है आपको बताना है। कालिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल के किस ज़िले में स्थित है तो फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है, 74वें संशोधन अधिनियम 1993 में भारत संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया। यानी 74वें संशोधन अधिनियम 1993 में भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया आपको बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 ए जोड़ा गया है। किस संशोधन के अकॉर्डिंग? 74वें संशोधन अधिनियम 1993 के अकॉर्डिंग 9 ए जोड़ा गया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये पूछ लेगा कि ये किस अनुसूची में है, तो ये भारत संविधान के 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ठीक है, कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पॉइंट्स है जो कि आपको पता रहना चाहिए। अब पूछ लेगा इसमें कितने विषय हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसमें 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए जल्दी से। क्वेश्चन क्या है, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फर। सल्फर का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि स्टेनलेस स्टील में फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसमें आपका 18% क्या होता है? क्रोमियम और निकेल होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमियम और निकेल होते हैं। यह संरक्षण या जंग प्रतिरोधक होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पॉइंट्स है जो कि आपको नोट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है, टाइफाइड और टीबी किस प्रकार के रोग हैं। टाइफाइड और टीबी किस प्रकार के रोग हैं आपको बताना है। तो जल्दी से फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, जीवाणुविक। कैसा ये रोग है? जीवाणुविक रोग है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और देखिए बैक्टीरिया यानी जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिए। एक टिटनेस होता है बैक्टीरिया से, हैजा भी बैक्टीरिया से ही होता है, क्षय रोग भी बैक्टीरिया से होता है, डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होता है, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़, गोनोरिया, सिफिलिस आदि, ये सब क्या हैं? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं, यानी जीवाणु से होने वाली बीमारियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है आपको बताना है। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो ये कहाँ पे स्थित है, आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो और देखिए फ्रेंड्स, तमिलनाडु के संबंधित राष्ट्रीय उद्यान जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता रहना चाहिए, जैसे अन्नामलई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलई राष्ट्रीय उद्यान, गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क, गुंडुई राष्ट्रीय पार्क, ये तो आपने अभी देखा है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो दिया है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में ये चर्चा में रहा है। कौन? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो पूछ लेगा ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे स्थित है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये तमिलनाडु में स्थित है। चलिए
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में गति विधि और हाथ आँख समन्वय के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मस्तिष्क। ठीक है, मानव शरीर में गतिविधियां और हाथ आँख समन्वय के लिए मस्तिष्क अंग जिम्मेदार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा फ्रेंड्स, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं जो कि आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, देखिएगा, मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है। किस में बंद रहता है? पूछ लेगा कि क्रेनियम में बंद रहता है। ठीक है, और पूछ लेगा कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना है, तो 1400 ग्राम है। कितना है? 1400 ग्राम है। मनुष्य के मस्तिष्क का कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ये 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो जो भी पॉइंट हमने बताया है आप लोग नोट करते चलिएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहने वाली नदी नहीं है? किस देश में बहने वाली नदी नहीं है आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्जीरिया। क्या होगा? अल्जीरिया में ये बहने वाली नदी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए फ्रेंड्स, ये कहाँ कहाँ से कितने देशों से बहती है तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये 11 देशों से बहती है। कहाँ से निकलती है? तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये नील नदी संसार की सबसे बड़ी नदी है, ये तो आपको पता है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में उतरती है। यानी पूछ लेगा नील नदी कहाँ पे गिरती है, तो भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ पॉइंट्स है कहाँ से निकलती है, तो यह विक्टोरिया, यह सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेटल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी? ठीक है, नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। कब की थी? तो 1894 में, 94 ईस्वी में। ठीक है, 1894 ईस्वी में कहाँ पे की थी? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना कहाँ की थी? तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका में की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस उत्तर पूर्वी राज्य से है? किस उत्तर पूर्वी राज्य से भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम है? तो आप लोग नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके मणिपुर से है। कहाँ से है? मणिपुर से है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। भारत की पुरानी मुद्रा प्रणाली में 1 आना 1 रुपये का कौन सा हिस्सा है? 1 आना 1 रुपये का कौन सा हिस्सा है आपको बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 रुपये 16वां हिस्सा है। 1 रुपये मतलब रुपये 16वां हिस्सा के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 रुपये 16वां हिस्सा है। जैसे इसमें पूछा 1 रुपये का कौन सा हिस्सा है, तो 1 रुपये का 16वां हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 आना 1 रुपये का 16वां हिस्सा है। समझ पाएँ अभी कि नहीं? सभी अभी समझ पाएँ। इसको अगर पूरा देखना चाहते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में यही तो पूछता है, भारत की पुरानी मुद्रा प्रणाली में 1 आना 1 रुपये का कौन सा हिस्सा है? तो 1 आना 1 रुपये का, ठीक है, 16वां हिस्सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हैं आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 का जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6। कितने हैं? 6। ठीक है, भारतीय मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन डी यानी 6 सदस्य होते हैं। ठीक है,
तो और देखिए फ्रेंड्स, अगर इसमें मौद्रिक नीति से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें और कौन से पॉइंट बन सकते हैं, तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये क्या करता है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई हर दूसरे वर्ष मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। ठीक है, इस पर नज़र रखते हुए अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए नीतिगत ब्याज दर में घटाने या बढ़ाने का फैसला किया जाता है। यह फैसला केंद्रीय बैंक में की मौद्रिक नीति समिति लेती है। ठीक है, इस समिति में आपको पता ही है 6 सदस्य होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको आप लोग सॉल्व करिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्योहार युग्म सही नहीं है। ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा है जिसका राज्य और उसका त्योहार का युग्म सही नहीं है, आपको बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैसाखी। बैसाखी उत्तर प्रदेश का नहीं है, तो कहाँ का है, तो फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, बैसाखी पंजाब का है। कहाँ का है, पंजाब का है। ठीक है, पंजाब का त्यौहार है बैसाखी। और देखिए फ्रेंड्स, इसका क्या कहते हैं, लोक नृत्य सबसे बेस्ट क्या है, तो गिद्धा है। पंजाब का लोक नृत्य गिद्धा है। उसके बाद इसका पंजाब का महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है, तो लोहड़ी है। कौन सा है, लोहड़ी। तो ये पॉइंट्स हैं जो कि आपको नोट करना चाहिए। ये गुड्डी पड़वा ये महाराष्ट्र का है, छठ पूजा बिहार का है और दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन, यदि आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। यदि आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, आपको बताना है। महंगाई बढ़ेगी, महंगाई घटेगी, प्रतिवर्ती रेपो दर घटेगी या कर्ज सस्ता हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महंगाई घटेगी। ठीक है, यदि आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर महंगाई घटेगी। ठीक है, यही प्रभाव पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ या खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम्स। क्या नाम है, लाइसोसोम्स। देखिए फ्रेंड्स, इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, किसको, लाइसोसोम को। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये माइटोकांड्रिया क्या है, तो ये पावर हाउस है, जिसे पावर हाउस शक्तिग्रह माइटोकांड्रिया को ही कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किस मौद्रिक नीति उपकरण का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेपो दर, यानी रेपो दर नीति मौद्रिक नीति उपकरण का उपयोग करता है आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 16, ललित कला अकादमी किस क्षेत्र का एक शीर्ष स्थल सांस्कृतिक सरकारी संस्था है। तो इसको आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दृश्य कला का। ललित कला अकादमी किस क्षेत्र का शीर्ष स्थल सांस्कृतिक सरकारी संस्था है, तो ये दृश्य कला का सरकारी संस्था है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए अगर पूछ लेगा इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 में 5 अगस्त 1954 में हुई थी ललित कला अकादमी की स्थापना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ पॉइंट जो कि आपको पता रहना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। 18वीं सदी के स्वतंत्र सेनानी वीरा पांड्या कटोबोमन किस वर्तमान राज्य से हैं। तो ठीक है, तो आपको बताना है किस वर्तमान राज्य से हैं। इसका सही आंसर दीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु से हैं। कहाँ से हैं, तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन, भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, आपको बताना है। भारत में नियंत्रक
और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 का। तो जल्दी से बताइए। यानी ये इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? कैग बोलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, ये 100 आर्टिकल 148 से संबंधित है। किससे संबंधित है? आर्टिकल 148 से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी अवधि जो होती है 6 वर्ष की होती है, ठीक है। इसकी अवधि 6 वर्ष की होती है। कितने उम्र तक ये पद पे बने रहते हैं? तो फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, 65 वर्ष तक ये अपने पद पे बने रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। भारत में नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको पता ही ये 6 वर्षों का होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म कैग है। ये 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पे बना रहता है। आर्टिकल 148 से संबंधित है। चलिए, एक क्वेश्चन में कितने पॉइंट आपके क्लियर हो गए? 19 नंबर, पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण किस प्रकार से के बल के का परिणाम है? यानी पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण किस प्रकार के बल का परिणाम है आपको बताना है। बहिर्जातीय बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या अंतर्जात बल। चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्जातीय बल, ठीक है। के कारण पृथ्वी क्या होती है? पृथ्वी पर पहाड़ का निर्माण होता है, ठीक है। और देखिए ये एक, अगर इसको पूरा डिटेल में देखें तो पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण अंतर्जात बल का परिणाम है। पर्वत निर्माण के सर्वाधिक प्रचलित सिद्धांत हैरी हेस हैं। हैरी हेस द्वारा प्लेट विवर्तन एवं वेगनर तथा महाद्वीपीय विस्थापन है, ठीक है फ्रेंड्स। इस यही कारण है और कोई नहीं कारण है। तो अगर इसका आंसर है, अगर इसका आंसर पूछे कि पृथ्वी पर पहाड़ का निर्माण कैसे होता है, तो अंतर्जात बल के कारण होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा है स्मारक स्थान युग्म सही है आपको बताना है। ताजमहल मेरठ में है, अलाई दरवाज़ा तंजावुर में है, गोलकुंडा किला हैदराबाद में है या लाल किला जयपुर में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें से कौन सही है आपको बताना है। सबसे पहले अगर ऑप्शन ए देखेंगे तो ये वाला तो सही नहीं है, ताजमहल क्योंकि आगरा में है, ठीक है। नीचे देखेंगे तो ये जयपुर दिया है, लाल किला तो जो कि जयपुर कहाँ पे है, लाल किला कहाँ पे है, दिल्ली में है, ठीक है। कहाँ पे है, दिल्ली में है। मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता और ना ऑप्शन ए हो सकता है। अलाई दरवाज़ा ये तंजावुर में भी नहीं है, ठीक है, ये तंजावुर में नहीं है। अलाई दरवाज़ा कहाँ पे है बताइए फ्रेंड्स आप लोग, अलाई दरवाज़ा कहाँ पे है, कमेंट करिए, तब तक हम देख रहे हैं। बताइए अलाई दरवाज़ा कहाँ पे है। ये नई दिल्ली में है। कहाँ पे है, नई दिल्ली में, ठीक है। और इसमें जो आंसर सही है वो ऑप्शन सी, गोलकुंडा किला हैदराबाद में है, यही केवल सही है और बाकी सब गलत हैं, ठीक है। ताजमहल आपको पता ही आगरा में है, लाल किला आपको पता है दिल्ली में है, अलाई दरवाज़ा आपको पता ही है कहाँ पे है, दिल्ली में है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता रहना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा नई दिल्ली में है, ये तो पता है। मुग़ल शासक शाहजहाँ द्वारा निर्मित ताजमहल ये कहाँ पे है, आगरा में है, ठीक है। यानी अलाई दरवाज़ा किसने निर्माण करवाया, तो अलाउद्दीन खिलजी। अगर पूछ लेगा ताजमहल तो फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये शाहजहाँ ने करवाया था, ठीक है, मुग़ल शासक था ये। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो इसको सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है फ्रेंड्स। अब पूछ लेगा आपसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, 13 अप्रैल 1919 में, 1919 में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। पूछ लेगा ये कहाँ पे हुआ था, तो ये अमृतसर में हुआ था, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन,
100% पेपरलेस होने वाला पहला देश कौन बना? 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश कौन बना? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दुबई। ठीक है, ये आपका करंट अब यहाँ से स्टार्ट हो गया। अगला करंट है, भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया? तो ये आपके हैदराबाद में खोला गया। ठीक है, कहाँ पे खोला गया था? हैदराबाद में। ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपका ऑप्शन बी, रानीखेत यानी उत्तराखंड में है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन में पहली मृत्यु किस देश में हुई? ठीक है, तो ये आपके कहाँ पे हुई थी? ब्रिटेन, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब पूछ लेगा कोरोना की पहली मृत्यु भारत में कब हुई थी? कोरोना का पहला जो मामला था वो किस राज्य में मिला था, आपको बताना है। ठीक है, कि पहला आपका क्वेश्चन है पहली मृत्यु भारत के किस राज्य में हुई और पहला मामला भारत के किस राज्य में मिला। ये 2 पॉइंट आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही, कल हम ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट।